Hello aspirants, good morning and welcome to 20 minutes discussion. Today we will talk about this MSP guarantee law and इसके beyond भी आखिर जो एजिटेटेड फार्मर्स बैठे हुए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर दल्लेवाल, आखिर इनकी एग्जैक्ट डिमांड्स क्या हैं। तो यहाँ पर इनकी जो हंगर स्ट्राइक है इट हैज़ एंटर्ड 43rd डे के, बट इनकी जो मेन डिमांड्स है, एक तो इन्होंने ट्रैक्टर मार्च, नेशन वाइड ट्रैक्टर मार्च भी तैयार किया है कि हम 26 जनवरी को प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट। बिकॉज इनकी मेजरली डिमांड्स है, सबसे पहली है एमएसपी गारंटी, दैट इज़ इसे एक लीगल लॉ बनाइए। लीगल बनाने से क्या होगा? लीगल बनाने से ये होगा, अगर आप मंडी में बैठे हुए एक प्राइवेट ट्रेडर हैं और सपोज एमएसपी डिसाइड की गई है सोयाबीन के लिए 4000 रुपीज़ पर क्विंटल, तो एज अ प्राइवेट ट्रेडर भी आप 4000 से कम पे खरीद नहीं सकते। अगर आपने इससे कम पे खरीदा तो कहीं ना कहीं आपने कुछ इलीगल काम किया है, ये माना जाएगा और वो आपको एक पनिशमेंट इनवाइट कर सकता है। ओके, यानी कि आप कहीं ना कहीं लॉ ब्रेक कर रहे हो अगर आप एमएसपी से नीचे परचेज कर रहे हो, राइट। क्योंकि अभी होता क्या है कि किसी भी आप मंडी में जाएंगे, एपीएमसी मंडी में, वहाँ पे आपको 4 से 5 बड़े ट्रेडर्स मिल जाते हैं और इन 4 से 5 बड़े ट्रेडर्स के बीच में एक कोल्यूशन बन जाता है दैट हम लोग इस पर्टिकुलर से 3200 इससे ज़्यादा प्राइस फार्मर को नहीं देंगे, चाहे मार्केट में कितनी भी डिमांड हो। ओके, इस वजह से फिर फार्मर मजबूर हो जाता है क्योंकि आप एपीएमसी मंडी से बाहर जाके नहीं बेच सकते। हालांकि हम लोग ई नैम लेकर आए, उसमें ये प्रोविज़न किया गया, जैसे अगर सपोज कीजिए कि यूपी के झांसी में मंडी में अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे हैं तो फार्मर ले जा सकता है कि चलिए मैं ग्वालियर के मंडी में बेचूंगा, ठीक है। हालांकि सेल यहीं की मंडी पे ही होगी, लेकिन ग्वालियर में जो ट्रेडर्स हैं वो आके आपके साथ परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एक ई नैम प्लेटफॉर्म हमने इसलिए बनाया था, बट अगेन वो भी इतना इजी नहीं होता है करना। तो यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको एक लीगल लॉ बना दीजिए ताकि इसके नीचे खरीदी की ही नहीं जा सके। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़, अब क्योंकि कॉरपोरेट्स का आपने इतना ज़्यादा लोन माफ़ किया, ऑलमोस्ट 16,000 करोड़, सॉरी 16,000 नहीं 16 लाख करोड़, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे तक फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और यहाँ पे फार्मर्स ने भी डिमांड किया है कि हमें भी डेट वेवर दिया जाए, आज तक के हमारे जितने लोन हैं वो सारे माफ़ किए जाएँ। ये बीमारी पहली बार लेके आई थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वे बैक इन 2009 इलेक्शंस। तब उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए फार्मर्स को लॉलीपॉप दिया था कि हम डेट वेवर लेके आएंगे। वो फर्स्ट टाइम था जब इस तरीके की हुआ था। उससे पहले होता था ऐसे, तो हमने एंशिएंट और मिडाइवल टाइम्स में भी देखा है, जब ड्रॉट्स वगैरह आ जाते थे, फेमाइन आता था, तो फार्मर्स को ये सब दिया जाता था, ठीक है। उसी तरीके से जब ये डेट वेवर दिया गया तो कहीं ना कहीं तब से एक बीमारी सी हो गई कि जब भी इलेक्शन आएंगे तो सरकार इसको माफ़ कर देगी। लेकिन फिर मोदी सरकार ने इस तरीके की वेव आई उनकी कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी ये सब करने की, और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये कभी हो नहीं रहा है। सिर्फ ये स्टेट लेवल के इलेक्शन में थोड़ा बहुत होता है, वो भी प्रोमिसेस होते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो डेट वेवर दे सके फार्मर्स को। तो सेकंड डिमांड इनकी ये है। थर्ड वन इज़ कि हमें फार्मर्स को एक अश्योर्ड पेंशन दी जाए। ये कुछ हद तक फिर भी वैलिड है क्योंकि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, हालांकि एनपीएस स्कीम में तो कोई भी एनरोल कर सकता है, ठीक है, बट एनपीएस में कोई उतनी ज़्यादा भी पेंशन नहीं मिलती। बट इनका कहना है कि हमारा टास्क इस तरीके का है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट तो जब रिटायर भी होता है तो वो मेंटल वर्क करके रिटायर होता है, हम तो फिजिकल लेबर करते हैं। एट द एज ऑफ 60, 65 और 70 हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। सो हमारे फ्यूचर का ध्यान कौन रखेगा फिर, ठीक है। तो उसमें इन लोगों ने डिमांड किया कि हमें भी एक फिक्स्ड पेंशन दी जाए। तो ये उतनी बुरी डिमांड भी नहीं है, ये किया जा सकता है। नेक्स्ट इज नो हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। अब ये चीज़ कहाँ से निकल के आई? बिकॉज पंजाब के फार्मर्स के रिच होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी फ्री देना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने। उससे क्या हुआ कि उनकी इनपुट कॉस्ट जो थी वो काफ़ी नीचे चली गई, क्योंकि ये बिल थोड़े बहुत भी नहीं आते हैं, ये हज़ारों में जाते हैं, ये 20-20 हज़ार 50 हज़ार तक जाते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि फिर गवर्नमेंट को लगता है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो इसके रेट बढ़ाती रहती है टाइम टू टाइम। तो इनकी दूसरी डिमांड ये है कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में कोई हाइक ना किया जाए। बट एक सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी जो लगने वाली इनपुट कॉस्ट है, अगर वो बढ़ रही है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स भी बढ़ेंगे। लेकिन फिर उनका भी एक काउंटर क्लेम अच्छा होता है कि आप फर्टिलाइज़र के रेट बढ़ रहे हैं, सीड्स के रेट बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी रेट्स बढ़ रहे हैं, अगर हम कैनाल से वाटर ले रहे हैं तो उसके भी चार्जेस लग रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से एमएसपी डिसाइड कीजिए ना। कई बार आपकी जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, एमएसपी के नीचे भी जब जाती है तो वो इतनी नीचे चली जाती है कि किसान को अपनी इनपुट कॉस्ट रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। और वो एक सबसे बड़ा रीज़न बनता है जब फार्मर डिमांड करता है कि इसको कानून बनाइए, लीगल बनाइए, ताकि इसके नीचे परचेज ना की जा सके। सेकेंड इज विड्रॉल ऑफ पुलिस केसेस। लास्ट टाइम जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपने 26 जनवरी को देखा होगा कुछ ट्रैक्टर्स बैरिकेड ब्रेक करके लाल किले पे
तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो कुछ पुलिस केसेस रजिस्टर हुए थे तो उनको विड्रॉ करने की बात की गई है। और लखीमपुर खेरी खेरी वायलेंस, जहाँ पर एक सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया था कुछ किसानों को, उनको जस्टिस मिले ये इंश्योर करने की बात की जा रही है। ओके, सो एमएसपी गारंटी, डिमांडिंग ऑफ डेट वेवर, पेंशन, नो हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, विड्रॉल ऑफ पुलिस केसेस एंड जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ लखीमपुर खेरी वायलेंस। ये 6 डिमांड्स हैं जिसको लेके ये फार्मर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। ओके, तो आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। Now let's talk about the how we define the MSP and what are how it is calculated. So first thing is MSP is a price at which government is obligated to purchase the produce from farmers in the event that market price falls below this threshold. Now जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सोयाबीन का, अगर 4000 रुपीज़ प्राइस है लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न कि मार्केट में या मंडी में कोई भी प्राइवेट ट्रेडर इसको परचेज नहीं कर रहा है 32 से ज़्यादा में, ओके, तो एमएसपी डिसाइड हुई थी 4000, फार्मर खुश था उसमें, लेकिन मार्केट में जब वो बेचने गया तो उसको मिल रहा है सिर्फ 3200, राइट। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो नीचे चले गए एमएसपी से, तो अब मैं प्राइवेट ट्रेडर्स के पास नहीं जाऊँगा, मैं सरकार से कहूँगा दैट नाउ योर ऑब्लिगेटेड कि आप मुझसे मेरा प्रोड्यूस 4000 रुपीज़ पर क्विंटल में परचेज करेंगे, ओके, क्योंकि मेरे जो मार्केट प्राइस हैं वो इस थ्रेशोल्ड से नीचे जा चुके हैं और मैं इतने में नहीं बेचूंगा, ओके। तो ये कहलाता है एमएसपी, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नो इसे किस तरीके से अवॉर्ड किया जाता है, तो एक कमीशन सेटअप की जाती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, दैट इज CACP। ये रेकमेंड करती है हर एक क्रॉप के लिए कि कितना एमएसपी होना चाहिए, ओके, और ये सारी एनालिसिस करने के बाद ये अपने रिकमेंडेशन देती है इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट एवरी ईयर, ठीक है। अब इस प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट पर बेस सरकार कंसिडर करेगी कि उसको ये एमएसपी एक्सेप्टेबल है या नहीं। अब एक बात याद रखिएगा कि ये रिकमेंडेशन ऐसे कोई बाइंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस कमेटी ने बोल दिया कि इतना दे दो सोयाबीन पे तो देना ही पड़ेगा सरकार को, वो सरकार के ऊपर है। अब एक और क्वेश्चन जो आपसे PYQ में पूछा गया प्रीलिम्स में वो ये था कि आखिर ये कमेटी किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखती है वाइल कैलकुलेटिंग दी एमएसपी। तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फार्मर की इनपुट कॉस्ट कितनी आई है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, मार्केट प्राइस में ट्रेंड क्या चल रहे हैं, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, ये सारी चीज़ें, ये सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसाइड किया जाता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हमें कितनी एमएसपी देनी है, ओके। सो ये याद रखिएगा क्योंकि ये PYQ में आपसे पूछा भी गया है ऑलरेडी। इसके बाद ये पूरे रिकमेंडेशन जाएंगे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर। वो फाइनल डिसीजन लेगी, वो इसको अप्रूव करेगी कि कितनी एमएसपी हमें डिसाइड करनी है आफ्टर कंसिडरिंग दिस रिपोर्ट, ओके। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के भी व्यूज़ लिए जाते हैं इसमें। ओवरऑल कंट्री में डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन क्या है वो सब चेक करने के बाद ये कमेटी अप्रूव करती है कि हमें कितना एमएसपी देना है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फूड नोडल एजेंसी है जो प्रोक्योरमेंट करेगी, ठीक है। इसके अलावा स्टेट एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, और ये प्रोक्योरमेंट उसी केस में करेंगे जब जो प्राइसेस हैं वो नीचे चले जाएंगे एमएसपी से, ठीक है। अगर प्राइवेट ट्रेडर अच्छा प्राइस दे रहे हैं, सपोज हमने एमएसपी डिसाइड की है 4000, प्राइवेट ट्रेडर्स दे रहे हैं आपको 42000, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा आ रही है या एक्सपोर्ट करने के लिए उनके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो वो आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो कोई इशू ही नहीं है, FCI को पिक्चर में आने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर प्राइस नीचे गए हैं तो फिर FCI को आना पड़ेगा, ओके। नाउ एमएसपी फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, अब ये भी याद रखिए कि ये सिर्फ अभी 22 क्रॉप्स के लिए प्लस शुगर केन के लिए, लेकिन शुगर केन के लिए हम लोग जो देते हैं उसको हम लोग कहते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, ओके। सो एमएसपी ओवरऑल आप कह सकते हो कि 23 क्रॉप्स के लिए दी जाती है, लेकिन एग्जैक्टली एमएसपी होती है 22 के लिए, और शुगर केन के लिए जो होती है उसको हम लोग कहते हैं FRP। पूरे 23 आपको याद रखने ही होंगे, ठीक है, वो ज़रूरी भी है। कुछ है 14 है खरीफ क्रॉप, 7 है राबी क्रॉप, एंड बाकी हैं आपके जो थ्रू आउट द ईयर ग्रो होते हैं, ठीक है। अब आपको एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था अराउंड 2019 या 2020 में, उसमें आपको 7 क्रॉप्स के नाम दिए गए थे कि इनमें से किसके लिए एमएसपी दी जाती है। नो यूपीएससी ने जिस तरीके से अरेंज किया था, आपको पूरे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं थे। वहाँ पे एक ऑप्शन बस ऐसा था जिसमें कॉफ़ी नहीं था, बाकी सब में कॉफ़ी था। अगर आपने ये 4 भी याद रखे होते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप में कोपरा, डीहस कोकोनट, जूट एंड शुगर केन, कहीं भी आपको इसमें कॉफ़ी दिख रहा है,
ओके, जो थ्रू आउट द ईयर ग्रो होते हैं उनमें नहीं दिख रहा है। तो उस ऑप्शन में से बस अगर किसी को ये पता था कि कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी पे एमएसपी नहीं मिलती, क्योंकि उस साल न्यूज़ में भी रहा था जहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेटर्स डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए भी एमएसपी दी जाए, तो उस ऑप्शन को बस आप एलिमिनेट कीजिए एंड आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचा था और वही सही आंसर था, राइट। सो कई बार पूरे अगर आपको 23 याद नहीं भी हैं तो इट डजेंट मैटर, बट हैंडल थिंग्स स्मार्टली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Now, what are the method of calculating this? We calculate in 3 ways, और ये सब हमने डिसाइड किया था बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ स्वामीनाथन कमेटी। ना स्वामीनाथन कमेटी ने हमें 3 फॉर्मूला दिया था। पहला है A2, दैट इज ऑल पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर ईदर इन कैश और काइंड। ना ये 2 वर्ड्स क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, ईदर इन कैश एंड काइंड? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने कोई फार्म में अपना लेबर इन्वॉल्व किया और आपने लेबर को कैश नहीं दिया, आपने लेबर को क्या कहा कि ओके आई विल गिव यू 10 kg ऑफ वीट फॉर योर फैमिली, ठीक है। तो मैंने उसकी लेबर का पे तो किया, लेकिन किस फॉर्म में किया? काइंड में। ओके, सो मेरा जितना भी खर्चा आया होगा, जितना भी मुझे इनपुट कॉस्ट लगा है उसको ग्रो करने में, सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, या लेबर मैंने हायर किया है, या लैंड लीज पे लिया हुआ है जिसे हम लोग गाँव में कहते हैं बटिया पे देना, ओके, ये इरिगेशन, फ्यूल, इन पे जितना भी खर्चा आया है वो पूरा कहलाता है A2। ओके, अब इसमें अगर मान लीजिए कि किसी फार्मर के खुद के 4 बच्चे हैं और उन लोगों ने खुद इसमें लेबर किया है एग्रीकल्चर को ग्रो करने में, तो क्या हम उनका लेबर काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि उनको कोई पेमेंट नहीं मिला, वो घर के ही लोग थे, तो वो भी हम काउंट करेंगे इस फॉर्मूले में A2 प्लस FL। A2 तो हो गया सारी इनपुट कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर, सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, क्योंकि अपने बच्चों को कोई वो पे तो कर नहीं रहा है, तो इस अनपेड फैमिली लेबर को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं और हम लोग बताते हैं कि एक क्रॉप को ग्रो करने में पूरी कॉस्ट क्या आ रही है, A2 प्लस FL, राइट। नो, इस पे बेस 50% प्लस करके डिसाइड किया जाता है कि एमएसपी क्या होगी, ठीक है। लेकिन फार्मर का अब इसमें एक और कंसर्न आता है, वो है C2। ये भी स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि ये होगी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट जो क्रॉप को ग्रो करने में आई है, तो इसमें ये मानते हैं कि चलिए मैं ओनर हूँ, सपोज मेरी 5 एकड़ लैंड है, मैं ओनर हूँ अपना, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये मैंने रेंट पे दिया होता या रेंट पे लिया होता, ठीक है, तो उससे भी कुछ ना कुछ खर्चा आता, राइट। सपोज कि अगर मैंने, मान लो मैं इस पे एग्रीकल्चर नहीं करता और मैं इस पूरे लैंड को रेंट पे देता किसी को, तो उससे भी मेरी कुछ इनकम होती। तो अब ये लोग कहते हैं कि एक तो लैंड के हिसाब से रेंट भी इंक्लूड कीजिए, ठीक है, यानी कि A2 प्लस FL में रेंट इंक्लूड कीजिए, प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी टेकन फॉर फार्मिंग, ठीक है, यानी कि अगर मैंने सपोज कोई ट्रैक्टर वगैरह खरीदा है, उस पर मेरा जो इंटरेस्ट लग रहा है, मैंने लोन लिया 5 लाख का, ट्रैक्टर खरीदा और उस पर मेरा कुछ इंटरेस्ट जा रहा है, तो मशीनरीज वगैरह भी अगर मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ, परचेज किया है, तो उन पर लगने वाला इंटरेस्ट भी यहाँ पर ऐड कीजिए, ठीक है। या मैंने जो भी लोन लिया है उसको भी यहाँ पे इंटरेस्ट कीजिए, तब जाके C2 निकलेगा और ये होगी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला सरकार बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं होता कि लैंड का भी रेंट जोड़िए और कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट भी जोड़िए, जो भी मैंने मनी वगैरह लिया है, तो ये दे तो देगा मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार मानती है कि नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो सरकार इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करती है, सरकार सेकंड वाले को ही कंसिडर करती है, A2 प्लस FL, और उस पर 50% उसका, जितनी सपोज कि आपकी A2 प्लस FL आई है 100 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ और ऐड कर दीजिए, तो 150 रुपीज़ आपकी MSP डिसाइड करती है सरकार। तो फिर ये C2 का क्या काम है, क्या इसका कोई रोल है? हाँ बिल्कुल है। C2 कॉस्ट आर यूज बाय CACP प्राइमरली एज अ बेंचमार्क रेफरेंस कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इससे ये पता चलता है एटलीस्ट कि इफ द MSP रिकमेंडेड बाय देम एटलीस्ट कवर दीज कॉस्ट इन सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है, सभी में तो नहीं, एटलीस्ट कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में हम मैच करने के लिए अंदाज़ा लगा लेते हैं क्या ये फार्मर की एटलीस्ट कॉस्ट को कवर कर रहा है, जितना उसका खर्चा आ रहा है उतना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने A2 FL बहुत ही कम जोड़ लिया, उस पर 50% देने के बाद भी पता चल रहा है कि फार्मर की एग्जैक्टली पूरी कॉस्ट नहीं निकल रही है। ओके, सो हाउ थिंग स्टैंड्स एज ऑफ नाउ इज कि सरकार MSP रेकमेंड करती है A2 प्लस FL के बेसिस पर, लेकिन C2 जो है उसको यूज़ किया जाता है एज अ बेंचमार्क रेफरेंस कॉस्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, at least to cover the cost in some of the major producing states such as Punjab. Okay, let's move on to next. Arguments in favor of MSP guarantee law.
अब यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में तो दो ही चीज़ें पूछी जाएंगी, प्रॉस एंड कॉन्स, कि अगर हम इसको लीगलाइज कर देते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। सो आर्ग्यूमेंट इन फेवर की अगर आप बात करेंगे तो फार्मर को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, अश्योर्ड है कि मेरी जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें मुझे इतनी तो इनकम होगी। सपोज मैंने 100 kg सोयाबीन अगर प्रोड्यूस किया है तो 100 kg इंटू 4,000 ये मेरा शॉर्ट होगा कि हाँ 4 लाख रुपए तो मेरी इनकम आएगी ही आएगी। और देखिए जब तक श्योरिटी नहीं होती ना आपकी इनकम में, तब तक आप लाइफ में ग्रो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि मैं जो लोन लूँगा वो चुका पाऊंगा या नहीं। ओके, जैसे एक सर्विस वाला आदमी होता है वो लोन लेने में सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है, बैंक भी उसको लोन देने में ज़्यादा सेफ फील करता है, बिकॉज उनको पता है कि इसकी सैलरी रिसीट है हर मंथ की, इसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ मंथ, तो ये चुका लेगा। ओके, तो फार्मर को भी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, उसके रिस्क कवर होंगे। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, बस वीट एंड राइस इन पे फिक्स एमएसपी है तो हम इन्हीं को ग्रो किए जा रहे हैं। बाकी जो अदर्स हैं जिन पे एमएसपी नहीं है तो हम लोग अपने क्रॉप को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि यार इसमें पता नहीं प्राइस मिलेंगे ठीक या नहीं मिलेंगे। बेस लाइन और बेंचमार्क प्राइस, एटलीस्ट वो एक बेंचमार्क प्राइस बन जाएगा कि इससे नीचे तो नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो इससे ऊपर ही जाएगा। सॉल्यूशन फॉर रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारे जो रूरल इकोनॉमी है उसमें डिस्ट्रेस चल रहा है, वहाँ से डिमांड नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथों में इतना पैसा नहीं है। तो एटलीस्ट एक फिक्स एमएसपी से विलेजेस में फार्मर के हाथ में पैसा जाएगा तो वहाँ से भी फिर जो बेसिक मास गुड्स होते हैं उनकी डिमांड जनरेट होगी। एंड इट इज़ राइट ऑफ फार्मर एक्चुअली। ठीक है, ये फार्मर का अधिकार है कि उसको उसकी जो प्रोड्यूस है उसकी सही कीमत दी जाए। ओके, सो फर्स्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करेगा दैट दिस लीगल गारंटी एमएसपी वुड इंश्योर फार्मर फिक्स्ड रेम्यूनरेशन टू द फार्मर्स बाय फाइनेंशियली सिक्योरिंग अगेंस्ट द वैगरीज ऑफ प्राइस इनस्टेबिलिटी इन द मार्केट, क्योंकि प्राइस वगैरह ऊपर नीचे होते रहते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। सेकेंड इज रिस्क कवर, तो ये लीगल गारंटी अगर दी जाती है तो एटलीस्ट इट विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू पेस्ट अटैक एंड ड्यू टू क्रॉप डिजीज। प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो अगर हम लोग दूसरे क्रॉप्स को भी एमएसपी देते हैं तो उससे क्या होगा कि ये लोग डाइवर्सिफाई करेंगे टुवर्ड्स द लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, क्योंकि देखिए राइस या पैडी कल्टीवेशन जो है वो पंजाब के रीजन के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि एमएसपी अच्छी मिलती है, मोर देन 95% सरकार खुद प्रोक्योर कर लेती है फार्मर से, तो वो राइस ग्रो करते चलेगा। और उससे हुआ ये कि उनका ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, आज 180 फीट तक भी नहीं मिल रहा है ग्राउंड वाटर पंजाब की ज़मीन में। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने वाटर गजलिंग क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिए सच एज पैडी रादर दैन यूजिंग दी लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप। क्यों? क्योंकि एमएसपी वीट राइस वगैरह पर बेटर मिलती है। Benchmark for baseline of benchmark price, तो at least it will send a price signal to the market that if merchants don't offer higher than MSP prices, farmer may not sell his produce। तो अब ये जो प्राइवेट ट्रेडर्स बैठे भी होंगे एपीएमसी मंडी में तो ये क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो उनको कम से कम एमएसपी से तो या तो एमएसपी पे खरीदो या उससे ऊपर खरीदो, लेकिन इससे नीचे आप नहीं खरीद सकते। ओके, तो कम से कम एटलीस्ट ये डिसाइड होगा कि ये जो मार्केट प्राइस है वो ड्रास्टिकली ज़्यादा कम ना हो जाए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं अपना अपना एक गैंग टाइप बना लेते हैं कि हम 4-5 बड़े ट्रेडर्स हैं जो इस मंडी में ऑलमोस्ट 90% प्रोड्यूस हम ही खरीदते हैं किसान से, तो हम किसान को ऑफर ही ना करें इससे ऊपर। ठीक है, तो इनका ये जो कोल्यूशन है उस वजह से फार्मर को एक तरीके से ब्लैकमेलिंग फेस करनी पड़ती है। रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को एक सॉल्यूशन मिल के आएगा, क्योंकि वहाँ से डिमांड नहीं आ रही है रूरल इकोनॉमी से, और हमारी 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? रूरल एरियाज़ में। ओके, सो वहाँ से डिमांड जनरेट होना, यानी कि जब बेसिक गुड्स की डिमांड आएगी तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी उतनी ही ज़्यादा ग्रो होंगी। ओके, और इंडस्ट्रीज़ ग्रो होंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और ये राइट है फार्मर्स का। अकॉर्डिंग टू शांता कुमार रिपोर्ट, ओनली 6% ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स आर एबल टू सेल देयर वीट एंड राइस टू द गवर्नमेंट एट एमएसपी रेट। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम ऑब्लिगेशन है उन पर कि अगर मार्केट प्राइस गिर रहे हैं तो आप खरीदिए, लेकिन सरकार भी नहीं खरीद पाती है। एमएसपी का फ़ायदा हार्डली 6% फार्मर्स तक ही पहुंचा है। तो इसीलिए ये एक मैसिव रीज़न बनता है कि क्यों इसको लीगल बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, सरकार कहती है कि नहीं वो बिना कानून के ठीक है। अगर बिना कानून के ठीक है तो फिर ये 6% फार्मर्स तक ही क्यों बेनिफिट पहुंचा अब तक? Right? So MSP law would give legal rights to the farmers to sell their produce to government agencies like FCI at MSP in case they fail to get commensurate prices for the market. Okay? So ये 6 reasons बस याद रखिए कि इसको लॉ बनाने से क्या बेनिफिट होगा। Let's move on to next. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट MSP गारंटी लॉ। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही है सरकार का कि इससे फिजिकल बर्डन कितना पड़ेगा सरकार पर।
ओके सरकार का अंदाजा है कि एटलीस्ट 5 ट्रिलियन रुपीज़ वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी लॉ। इससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारी इकॉनमी पे। गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और फिर वो सारे जो एफआरबीएम और वो है वो सब फेल हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट गवर्नमेंट का ये मानना है। पूरी तरीके से सच नहीं है बट हाँ कुछ हद तक सच भी है। रिस्क ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रॉप विथ लो यील्ड। नो ये चेंज तो करेगा प्रोडक्शन पैटर्न को इन दी कंट्री, बट एज फार्मर वुड ट्राई टू ग्रो क्रॉप्स विथ हायर यील्ड इवन इफ दे आर नॉट सुटेबल टू द रीजन। अब यहाँ पर जैसे पल्सेस वगैरह होती है, इनकी यील्ड जो होती है काफ़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन जो वीट है राइस है तो उसकी यील्ड ज़्यादा होती है। अब एक बात बताइए कि मेरा 1 एकड़ लैंड में अगर यहाँ पे पल्सेस का मैं निकाल रहा हूँ 20 kg, वीट का मैं निकाल रहा हूँ 60 kg, ठीक है, और एमएसपी दोनों पे अच्छी खासी मिल रही है, तो मैं किसको ग्रो करूँगा? मैं उसको ग्रो करूँगा ना जो ज़्यादा यील्ड दे रहा है मुझे। लेकिन ये जो मुझे ज़्यादा यील्ड दे रहा है ये मेरे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, जबकि ये मेरे वाटर को सेव कर रहा है, बट आई वुड नॉट केयर अबाउट दिस। ठीक है, तो ये माना जा सकता है कि जिन क्रॉप्स की यील्ड कम होगी फार्मर उनको बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा, वो उन्हीं को ग्रो करेगा जिसकी यील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि अब तो कानून है कि वो तो इतना तो एमएसपी मुझे मिलना ही मिलना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स ग्रोइंग कॉटन इंस्टेड ऑफ मिलेट्स इन द ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ मराठवाड़ा। महाराष्ट्र में सुसाइड का एक सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है कि वो लोग कॉटन के प्राइस तो अच्छे मिलते हैं बट इसमें डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब फार्मर हर साल ये सोचता है कि इस बार हो जाएगी फसल तो मेरे सारे लोन्स वगैरह चुक जाएंगे, बट सच्चाई ये है कि वो फिर वही साइकिल में फंस जाता है कि फिर वो ग्रो करता है उम्मीद से, बट वो फिर कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है एंड इस तरीके से वो डेट क्राइसिस में फंसता चला जाता है एंड अल्टीमेटली सुसाइड ही उसके पास एक रास्ता रह जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मराठवाड़ा जो रीजन है वो ड्रॉट प्रोन है, लेकिन वो इस गलत फहमी में है हर बार कि इस बार कॉटन अच्छा ग्रो हो जाएगा, बट वो कभी नहीं हो पाता है वहाँ। इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन। जस्ट इमेजिन कि अगर सरकार 40 रुपये पर केजी पे, जस्ट इमेजिन कि 4,000 रुपये एमएसपी रख दी हमने वीट पे, 40 रुपये पर केजी पे सरकार वीट खरीद रही है किसान से। ठीक है, या प्राइवेट ट्रेडर्स भी खरीद रहे हैं क्योंकि अब कानून है तो 40 रुपये पर केजी पे खरीद रहे हैं। फिर ये आगे जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसकी ग्राइंडिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, तो ये सब मिलके कॉस्ट कितनी पहुंचेगी? 80 to 100 रुपीज़ पर केजी। तो क्या ये अफोर्डेबल रह जाएगा? अफोर्डेबल हो भी गया तो ये इन्फ्लेशन को कहाँ लेके जाएगा? सो दिस हायर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ड्यू टू एमएसपी विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स विच वुड इवेंचुअली अफेक्ट द लोअर मिडिल क्लास एंड द पुअर मोर। मार्केट डिस्टॉर्शनरी है एंड इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल होगा, बिकॉज वॉट दिस विल डू, इट विल पुश अवे द प्राइवेट ट्रेडर्स वेन एवर प्रोडक्शन इज मोर दैन द डिमांड। अब सपोज कीजिए कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, तो प्राइवेट ट्रेडर जो बीच में बैठा हुआ है वो क्या करेगा? 4,000 रुपये के हिसाब से लेके, ठीक है, वो नहीं लेगा फिर, क्योंकि डिमांड नहीं है वहाँ। डिमांड है तो चलो ले लेगा, लेकिन जब डिमांड नहीं होगी तब, ठीक है, क्योंकि मार्केट के लॉस तो यही कहते हैं ना कि जब डिमांड कम है तो फिर आपको सस्ता मिलेगा, फिर फार्मर क्योंकि मैसिव प्रोडक्शन हुआ है तो सस्ते में सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट ट्रेडर्स को दूर कर देगा कि हमें नहीं खरीदना क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। ठीक है, सस्ता हम ले नहीं सकते आपसे, हमें एमएसपी तो देनी पड़ेगी आपको, और उतने में उतनी डिमांड मार्केट में आ नहीं रही है तो कंज्यूमर हमसे परचेज करेगा नहीं उतना महंगा। सो दिस इन टर्न विल लीड टू गवर्नमेंट बिकमिंग द डी फैक्टो प्राइमरी बायर। अब किसान जाएगा सरकार के पास कि आप खरीदिए फिर, ठीक है, कानून तो है ये। अब इसमें क्या होगा कि ये सरकार के लिए अनसस्टेनेबल हो जाएगा कि पूरे देश का आने वाला गेहूँ वीट सरकार खरीद ले। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र ने 2018 में एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उसने कहा था प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए कि ये इलीगल होगा अगर आप एमएसपी से नीचे किसान का प्रोड्यूस खरीद रहे हैं। अब इन्होंने 2018 में लॉ तो बनाया, ऑर्डर जारी किया, बट बाद में इसको रिपील करना ही पड़ा क्योंकि प्राइवेट ट्रेडर्स ने खरीदना बंद कर दिया था। ठीक है, उनका कहना था कि एमएसपी पे कहाँ से खरीद लें जब मार्केट में डिमांड ही नहीं आ रही है इस रेट पर। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इंडियाज फार्म एक्सपोर्ट। अब फार्म एक्सपोर्ट्स, नाउ जस्ट इमेजिन कि प्राइवेट ट्रेडर्स और गवर्नमेंट एजेंसी, आपने दोनों को मजबूर कर दिया कि एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते। अब सपोज इंटरनेशनल मार्केट में शुगर ले लीजिए या फिर आप वीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, वो ट्रेल कर रही हैं 3,000 रुपीज़ के हिसाब से। आपने अपने किसानों से कितने में लिया? 4,000 में। ठीक है, उसके बाद फिर आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह सारे खर्चे करके इंटरनेशनल मार्केट में भेजेंगे, कौन खरीदेगा वहाँ पे आपसे 4,000 में, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ही 3,000 चल रहे हैं, राइट? तो फिर अल्टीमेटली ये होगा कि ये हमारे एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल से ज़ीरो पे ला के खड़ा कर देगा, क्योंकि कोई परचेस नहीं करेगा इतना महंगा आपसे, राइट?
सेकेंड इज वायलेशन ऑफ WTO सब्सिडीज प्रिंसिपल। अब WTO में 3 बॉक्सेज हैं हमारे पास, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। ठीक है, एम्बर बॉक्स कहता है कि हम इस तरह की कोई भी चीज़ किसानों को नहीं दे सकते जो डिस्टॉर्ट कर दे मार्केट को। ठीक है, ग्रीन ब्लू फिर भी अलाउ है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग PM किसान स्कीम लेकर आए, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम 6,000 रुपीज़ का डायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं, वो फिर भी ग्रीन बॉक्स में जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हमारी MSP है वो पार्ट बनती है अंबर बॉक्स का, जिसमें कहा गया है कि आपको इस तरह की प्रैक्टिसेस प्रोहिबिट करनी होंगी। राइट, सो अगर हम लोग इस तरह का कोई लॉ बनाते हैं तो दिस विल लीड टू वायलेशन ऑफ WTO सब्सिडीज प्रिंसिपल एंड इंडिया वुड फेस ऑपोजिशन इन द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। क्योंकि इसी तरह का एक ऑब्जेक्शन US से जीत गया था अगेंस्ट चाइना इन 2019, जब चाइना ने अपने यहाँ पर MSP सपोर्ट जैसी चीज़ देने की कोशिश की थी। अब उसके बाद आपने अगर यहाँ पे MSP दे दिया तो जो अलाइड सेक्टर्स है वहाँ पर भी डिमांड आएगी। फिर मिल्क प्रोड्यूसर हैं वो भी डिमांड करेंगे कि हमें भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए, हॉर्टिकल्चर वाले भी, पिसीकल्चर वाले भी। तो ये सभी की तरफ से डिमांड आने लगेगी कि MSP बनाइए, अगर सरकार ने यहाँ पे लॉ बना दिया क्रॉप्स के लिए। तो स्टोरेज और डिस्पोजल की प्रॉब्लम होगी। अब प्राइवेट ट्रेडर्स ने खरीदा नहीं, किसान आ गया सरकार के पास कि आप पूरा खरीदिए, तो सरकार कहाँ स्टोर करेगी इतना सारा? ठीक है, कहाँ जाके डिस्पोज करेगी? राइट, और स्पेशली जो इस तरह के क्रॉप्स होते हैं, नाइजर सीड, सीसमम, सैफफ्लावर, क्योंकि इनके लिए इनको आप PDS में तो वैसे ही नहीं दे सकते। राइस एंड व्हीट तो चलो ठीक है, PDS में चला जाता है 80 करोड़ लोगों तक, बट इनका क्या करोगे? ठीक है, नाइजर सीड, सीसमम, सैफफ्लावर, इनको सरकार प्रोक्योर करके कहाँ बेचेगी? इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा महंगा हो गया है। डोमेस्टिक मार्केट में इन चीज़ों की इतनी डिमांड नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। व्हाट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू एंश्योर सपोर्ट टू फार्मर्स? तो फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए आखिर सरकार ने किस तरह के रिफॉर्म्स किए हैं, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में? सबसे इंपॉर्टेंट अगर सरकार ने कुछ किया है तो वो है इनकम सपोर्ट। यहाँ पे PM किसान सम्मान निधि लेकर आए हम लोग, और स्टेट लेवल पर भी तेलंगाना लेके आया रायतू बंधु, उसी तरीके से एक और स्कीम उड़ीसा सरकार लेकर आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लीगल गारंटी तो आपको नहीं दे रहे, लेकिन एटलीस्ट एक इनकम सपोर्ट दे रहे हैं कि आपको 6,000 रुपीज़ एनुअली दिए जाएंगे किसान को। ओके, सो सप्लीमेंट्री इनकम ट्रांसफ़र किया जा रहा है PM किसान के अंडर में। क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है एट अ वेरी लो प्रीमियम ऑफ जस्ट 1.5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फसल बीमा योजना लेकर आए किसान के लिए। बेटर एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश की गई अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज़ का, जिसमें हम वेयर हाउसेज बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग को स्मूथ बनाएंगे। सिमिलरली प्रोडक्शन लोन टू डेयरी एंड फिशरीज फार्मर, क्योंकि अभी तक हम लोग KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सिर्फ फार्मर्स को देते थे जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमने डेयरी फार्मर्स, फिशरी फार्मर्स को भी एक्सटेंड की ये सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हमने लिए हैं किसानों को बेटर बनाने में। नेक्स्ट लेट्स एग्जामिन द फर्दर स्टेप्स। फर्स्ट इज, अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर 4,000 MSP है और 32 में प्राइवेट ट्रेडर खरीद रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ गया बीच में? 800 रुपीज़ करना। ये 800 रुपीज़ सरकार किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए के थ्रू उसके अकाउंट में दे दे। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं भावांतर योजना, यानी कि भाव में जो अंतर आया वो सरकार उसको कंपेंसेट कर दे, ताकि किसान खुश हो गया, मेरे 800 भी आ गए, यानी 32 + 800 मुझे MSP के लेवल पे मिल गई। प्राइवेट ट्रेडर भी खुश है कि मेरी मार्केट में जितनी डिमांड थी उस हिसाब से मैंने तो सिर्फ 3200 पे किया। ठीक है, तो मैंने MSP पे नहीं किया, जितनी डिमांड है उस हिसाब से पे कर दिया, तो बाकी का ये 800 गवर्नमेंट देगी किसान को। ये स्कीम शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य था मध्य प्रदेश। उसी स्कीम को कहा गया प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, और नीति आयोग और इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसको रेकमेंड किया कि ये जो डिफरेंस है बिटवीन दी मार्केट प्राइस एंड दी MSP, ये सरकार किसान के अकाउंट में डायरेक्टली दे सकती है। तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन लोगों ने लॉन्च किया ये स्कीम को। ठीक है, तो इसी तरह की स्कीम आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम बना के लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डायरेक्ट पे करेगी, तो किसान को उसका MSP भी मिल जाएगा और प्राइवेट वाला भी खुश रहेगा कि मैं तो उतना ही दूंगा जितना डिमांड में मार्केट में रेट डिमांड आ रही होगी। नेक्स्ट इज मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। दिस कैन बी लॉन्च अंडर विच द स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर पेरिशेबल, क्योंकि पेरिशेबल में सबसे ज़्यादा इशू, इसमें सरकार किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आपने कई बार देखा होगा टोमेटो, पोटैटो वगैरह। ओके, तो यहाँ पर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोक्योर द पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक वेजिटेबल आइटम्स टू एंश्योर द मिनिमम अश्योर्ड प्राइस टू द फार्मर्स।
क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो हमने ऑलरेडी बनाया है। तो सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बाईपासिंग द मार्केट बाय यूजिंग एमएसपी, जैसा कि फार्मर डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट्स टू इनेबल फार्मर्स पार्टिसिपेशन इन द मार्केट बाय क्रिएटिंग मॉडर्न वर्ल्ड क्लास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड स्टोरेज एंड सो ऑन। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज अगर हमारे पास होगा तो हमारे ये जो पेरिशेबल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो उतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। ओके, उसी के लिए सरकार ने एक किसान ट्रेन भी चलाई है, वो पूरी रेफ्रिजरेटेड ट्रेन है, ठीक है। उसमें मध्य प्रदेश में ग्रो हुआ वेजिटेबल भी महाराष्ट्र तमिलनाडु तक पहुंच सकता है बिना खराब हुए। सपोर्ट टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं 1 एकड़ के, ठीक है, इन सबको अपना लैंड एक साथ पूल इन करना चाहिए। फिर जितना प्रोडक्शन हुआ है उसको अपने आप को रजिस्टर करो एज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर डायरेक्टली नेगोशिएट करो प्राइवेट ट्रेडर से। क्योंकि अगर आप एक एक करके नेगोशिएट करने जाएंगे, थोड़ा थोड़ा है आपके पास 20 किलो 50 किलो, तो उसमें कोई आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह जाते हो वहाँ पर, तो आप बेटर नेगोशिएट कर सकते हो प्राइसेस, ठीक है, जैसे अमूल ने करके दिखाया। ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ क्रॉप्स अंडर द एमएसपी, तो हमें ये 23 से बढ़ के और क्रॉप्स को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। वो इसलिए ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो पाए, फार्मर ये ना सोचे कि जिसके मुझे अच्छे प्राइस मिल रहे हैं मैं बस वही ग्रो करूंगा। गवर्नमेंट कैन ग्रेजुअली एक्सपैंड द लिस्ट ऑफ क्रॉप्स एलिजिबल फॉर एमएसपी सपोर्ट टू एनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन and reduce the dominance of rice and wheat. This will provide farmers with more choices and promote the cultivation of crops in line with market demand. ओके, सो यहाँ पर आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं टू राइट एन आंसर कि जिस तरीके से फार्मर्स की सारी डिमांड है। और रही बात डिमांड की, तो एमएसपी गारंटी की डिमांड मीट नहीं की जा सकती। डिमांड ऑफ डेट वेवर नहीं, क्योंकि ये एक बार का काम नहीं है, ये हर बार डिमांड किया जाता है इस तरह की चीज़ें, इंडस्ट्री से भी और फार्मर्स ग्रुप से भी, ठीक है। नो हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, तो वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर उसकी चार्जेस भी बढ़ेंगे। पेंशन दी जा सकती है कि हाँ, और वो दी गई है, ठीक है। किसान मानधन योजना के अंडर में आपको पेंशन का प्रोविज़न किया गया है कि जब आप ओल्ड हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। बट इनकी डिमांड थोड़ी और ज़्यादा है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, तो उतना पॉसिबल नहीं है। विड्रॉल ऑफ पुलिस केसेस, चलिए ये किया जा सकता है। एंड जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ लखीमपुर खेरी वायलेंस, तो वो तो फिर बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि वो उन्हीं का मिनिस्टर का बेटा था जिसने वो गाड़ी से कुचला था उन्हें। ओके, बट यहाँ पे सबसे वैलिड अगर कुछ है तो एमएसपी गारंटी के रिस्पेक्ट में कि हम लोग भावांतर, दैट इज प्राइस डेफिशिएंसी आपको दे सकते हैं। एंड सेकंड इज कि पेंशन दी जा सकती है, ठीक है। ये दो डिमांड्स इनकी मीट की जा सकती हैं, बाकी की डिमांड्स का हम उतना ज़्यादा मुश्किल है कंसिडर करना। Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.